स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम राजस्थान के नदी तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान का जो नदी तंत्र है, अपवाह तंत्र है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं नदी तंत्र। नदी तंत्र को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए अपवाह तंत्र क्या होता है। अपवाह तंत्र या अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र या तंत्र दोनों। तो अपवाह क्षेत्र क्या होता है? किसी नदी द्वारा जल बहाकर लेके जाने के बाद एक विशिष्ट मार्ग बन जाता है, उसी मार्ग से नदी जल बहाकर लेके जाती है, उस क्षेत्र को अपवाह क्षेत्र कहते हैं। और उस क्षेत्र में मुख्य नदी की सहायक नदियां मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती है और उस तंत्र को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। तो किसी मुख्य नदी द्वारा जल बहाकर लेके जाने पर एक विशिष्ट मार्ग का निर्माण किया जाता है। जैसे लूणी नदी एक अलग मार्ग से गुजरती है, उसका मार्ग एक विशिष्ट मार्ग है, वो हमेशा वही रहता है, निश्चित रहता है। जबकि चंबल नदी का अलग मार्ग है, बनास नदी का अलग मार्ग है, तो एक निश्चित मार्ग से होकर गुजरती है, उस मार्ग को अपवाह क्षेत्र कहते हैं। और उस क्षेत्र में अलग अलग सहायक नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलती है, इस तरह इसे मिलकर अपवाह तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। तो नदियों द्वारा जल बहाकर, नदियों द्वारा जल बहाकर लाने पर बनाया गया विशिष्ट मार्ग, ये विशिष्ट मार्ग तो कहलाता है अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र तथा इस मार्ग में सहायक नदियां जुड़ने पर, सहायक नदियां मिलने पर इसे अपवाह तंत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। कोई भी नदी होगी, उसका एक विशिष्ट मार्ग होगा, वो उसी तरफ बहेगी और उसमें बीच में सहायक नदियाँ उसमें आकर मिलेगी। इस तरह से पूरा एक नदी तंत्र बनेगा और इस नदी तंत्र को ही अपवाह तंत्र कहते हैं। तो पहले आप इसको देख लीजिए, इसको उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपवाह क्षेत्र या तंत्र क्या कहलाता है? नदियों द्वारा जल बहाकर लाए जाने पर एक विशिष्ट मार्ग का निर्माण होता है, उसे अपवाह क्षेत्र कहते हैं। और उस अपवाह क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की छोटी नदियाँ आकर मिलती है, मुख्य नदी में आकर मिलती है। इस तरह किसका निर्माण होता है? अपवाह तंत्र का निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल अपन देखते हैं। लूणी नदी जो है उसके तंत्र से समझते हैं कि किस प्रकार से ये एक तंत्र बनता है। जिस प्रकार लूणी नदी तंत्र का, इस तरह से लूणी नदी तंत्र का जो है अपवाह क्षेत्र होता है। इस अपवाह क्षेत्र में, लूणी नदी के अपवाह क्षेत्र में, उसके एक तरफ से जोजड़ी, उसके दाएं तरफ से जोजड़ी नदी आकर मिलती है। फिर इधर दूसरी सारी जो लीलणी है, लीलणी नदी, मीठड़ी नदी, सूकड़ी नदी, जवाई नदी, सागी नदी, ये सारी नदियां आकर इसमें से मिलती है। लीलणी, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई, पाली, सागी, ये सब आकर, जोजड़ी, ये सब आकर इस मुख्य नदी लूणी नदी में आकर मिलती है, लूणी नदी में आकर मिलती है। तो इस तरह से ये पूरा तंत्र क्या कहलाता है? नदी तंत्र कहलाता है। लूणी नदी का तंत्र कहलाता है, अपवाह तंत्र कहलाता। तो इस तरह इस चीज़ को अपन क्या कहते हैं? किसी भी नदी का, या इस जैसे ये लूणी नदी का, तो इसे क्या कहते हैं? लूणी नदी का अपवाह तंत्र। विभिन्न प्रकार की सहायक नदियों का आकर मिलना मुख्य नदी में, और ये अपवाह क्षेत्र जो इसका फिक्स रहता है, वो निश्चित जिलों में से होकर गुजरता है, तो इसे क्या कहते हैं? लूणी नदी का अपवाह तंत्र। इसको हम आगे डीपली पढ़ेंगे, ये समझाने के लिए था आपको। अब बात करते हैं अपन राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है वो किस प्रकार विभाजित है। राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। राजस्थान के अपवाह तंत्र को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। अपवाह तंत्र जो है उसे 3 भागों में बांटा गया है। राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। एक है अंतः प्रवाही नदियाँ, ठीक है। अंतः प्रवाही अपवाह तंत्र या अंतः प्रवाही नदियाँ, एक बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ, और एक है अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ। 3 प्रकार का अपवाह तंत्र है। अपवाह तंत्र मतलब 3 प्रकार के अपवाह तंत्र इस प्रकार बने हुए हैं कि कुछ नदियाँ
जल अंतः प्रवाही नदियाँ हैं वे विलुप्त हो जाती हैं, वो किसी एक मार्ग मतलब अंतिम समाप्ति स्थल तक नहीं पहुँच पाती। कुछ बंगाल की खाड़ी में जाती है और कुछ अरब सागर में जाती है। ये 3 तरह का अपवाह तंत्र राजस्थान में पाया जाता है। अंतः प्रवाही जो नदियाँ हैं ये केवल राजस्थान में पाई जाती हैं, ठीक है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो प्रभावी तंत्र है वो कौन सा है? अंतः प्रवाही नदियाँ हैं, अंतः प्रवाही तंत्र है। अंतः प्रवाही तंत्र है 60%, 60% भाग किसका है? अंतः प्रवाही तंत्र का है। 24% भाग बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र का है, जबकि जो 16% भाग है वो अरब सागर तंत्र का है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं अंतः प्रवाही जो तंत्र है बंगाल की खाड़ी तंत्र है और अरब सागर तंत्र को हम पढ़ेंगे। अपवाह तंत्र जो है राजस्थान का 3 प्रकार से विभाजित है। पहला जो है वो है अंतः प्रवाही तंत्र, वो 60% भाग पर है, बंगाल की खाड़ी 24% और अरब सागर में जाने वाला है 16%। इस तरह से 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जैसे जल ग्रहण क्षमता। जल ग्रहण क्षमता, जल ग्रहण का मतलब होता है कोई नदी जो जल बहा कर लाती है, कितनी क्षमता में बहा कर लाती है, वो जहाँ उद्भव स्थल से कितनी मात्रा में जल बहा कर लाती है, उसकी जो क्षमता, उसकी जो कैपेसिटी, उसकी जल ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसे जल ग्रहण कहता है, जल ग्रहण कहते हैं। जल ग्रहण के आधार पर जो नदियों को बांटा गया है वो इस प्रकार है। सबसे ज़्यादा जो जल ग्रहण क्षमता है वो है बनास की, बनास, उसके बाद लूणी, उसके बाद चंबल और माही। क्योंकि काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जल ग्रहण के आधार पर नदियों का क्रम है, जल ग्रहण क्षमता के आधार पर नदियों का क्रम क्या है? सबसे ज़्यादा बनास, फिर लूणी, फिर चंबल और माही। जल ग्रहण का मतलब होता है किसी नदी द्वारा कितनी क्षमता में जल बहा कर लाया जाता है, उसे कहते हैं जल ग्रहण क्षमता। एक होता है सतही जल, कौन सा जल? सतही जल। सतही जल का क्रम भी पूछा जाता है। सतही जल के मामले में सबसे पहले नंबर पर आती है चंबल, उसके बाद बनास, उसके बाद माही और उसके बाद लूणी। ये 4 प्रमुख नदियाँ पूछी जाती है क्रम में। तो अगर पूछा जाए जल ग्रहण के आधार पर नदियों का क्रम किस तरह है, तो बनास, लूणी, चंबल और माही। और यदि सतही जल के आधार पर पूछा जाए तो सतही जल के आधार पर चंबल, बनास, माही और लूणी, इस प्रकार से नदियों का क्रम है। अब जो हम नदी अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले देखते हैं अंतः प्रवाही तंत्र। अंतः प्रवाही तंत्र, अपवाह तंत्र में सबसे पहले है अंतः प्रवाही तंत्र। अंतः प्रवाही का अर्थ होता है वे नदियाँ जिनका उद्गम स्थान तो निश्चित होता है, वो कहाँ से निकल रही है ये हम पता कर सकते हैं, ये निश्चित रहता है, किंतु उनका समाप्ति स्थल निश्चित नहीं होता है। कभी कम वर्षा होने पर वो कुछ क्षेत्र पहले रुक जाती हैं, अधिक वर्षा होने पर वो आगे तक चली जाती हैं, बाढ़ की संभावना पैदा कर देती है, और इस तरह से उनका कोई समाप्ति स्थल नहीं होता है। उन्हें कहा जाता है अंतः प्रवाही तंत्र की नदियाँ। अंतः प्रवाही तंत्र की नदियाँ कहते हैं वे नदियाँ जिनका उद्गम स्थान तो हमें पता रहता है किंतु उनका समाप्ति स्थल हमें पता नहीं होता है, ठीक है। तो अंतः प्रवाही तंत्र में अंतः प्रवाही नदियाँ, अंतः प्रवाही नदियाँ, और इसकी परिभाषा क्या है कि वे नदियाँ जिनका उद्गम स्थान तो पता हो, उद्गम स्थान तो पता हो लेकिन समाप्ति स्थल निश्चित न हो, समाप्ति स्थल निश्चित न हो, वो मार्ग में ही क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। इस प्रकार की नदियाँ अंतः प्रवाही नदियाँ कहलाती है। अंतः प्रवाही नदियाँ समाप्ति स्थल तक कभी पहुँच पाती है, कभी उससे आगे चली जाती है, इनका समाप्ति स्थल निश्चित नहीं होता। जैसे घग्गर नदी है एग्जाम्पल के रूप में, घग्गर नदी का उद्गम जो है, उद्गम स्थान है वो हमें पता है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से वो नदी निकलती है, वहाँ वो पंजाब हरियाणा में आने के बाद हनुमानगढ़ में आती है,
हनुमानगढ़ तक भी उसका कभी पानी वहीं तक समाप्ति हो जाती है, कहीं कभी गंगानगर तक चली जाती है, और कहीं कभी पाकिस्तान में चली जाती है, और वहाँ पर वो क्या हकरा कहलाती है। तो इस तरह से उसका समाप्ति स्थल निश्चित नहीं है, बारिश के अनुसार उसका समाप्ति स्थल बढ़ता रहता है, घटता रहता है। तो इस तरह ये नदियाँ क्या कहलाती है, अंतः प्रवाही नदियाँ कहलाती है। राजस्थान में 60% जो पानी है वो इन्हीं नदियों में पाया जाता है, अंतः प्रवाही नदियों में। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। अंतः प्रवाही नदियाँ क्या होती हैं, वे नदियाँ जिनका उद्गम स्थान तो पता हो लेकिन उनका समाप्ति स्थल नहीं निश्चित नहीं है, वो कहीं भी खत्म हो सकती है, कहीं भी लुप्त हो सकती है, उन्हें कहा जाता है अंतः प्रवाही नदियाँ। अब राजस्थान में कौन कौन सी मुख्य अंतः प्रवाही नदियाँ हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। एक तो है घग्गर नदी, सबसे इंपॉर्टेंट है घग्गर नदी, ठीक है। कांतली नदी, कांतली नदी, काकने नदी, काकने नदी, साबी नदी, साबी नदी, रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ नदी, रूपारेल नदी, रूपारेल नदी, और मेंथा नदी, मेंथा नदी। ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं अंतः प्रवाही जल की। किसकी है, अंतः प्रवाही जल की। तो ये देख लीजिए आप, घग्गर नदी, कांतली नदी, काकने नदी, साबी नदी, रूपनगढ़ नदी, रूपारेल नदी और मेंथा नदी। ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं, कौन सी, अंतः प्रवाही जल को ले जाने वाली। अब इनको अपन राजस्थान के मैप में पहले देख लेते हैं कि नदियाँ कहाँ कहाँ पर हैं, उसके बाद इन नदियों की हम चर्चा करेंगे। ये राजस्थान है, ठीक है। घग्गर नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश से पंजाब हरियाणा होते हुए हनुमानगढ़ में आती है। उसके बाद कभी गंगानगर तक पहुंच जाती है, ठीक है, और उसके बाद ये पाकिस्तान की तरफ भी चली जाती है। तो मुख्य रूप से गंगानगर और हनुमानगढ़ में, घग्गर नदी किन क्षेत्रों में है, मुख्य रूप से गंगानगर और हनुमानगढ़ में। गंगानगर और हनुमानगढ़ में कौन सी नदी, घग्गर नदी, घग्गर नदी, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कांतली नदी की। कांतली नदी का उद्गम है सीकर से। कहाँ से है, सीकर, कांतली नदी, कांतली नदी उसका उद्भव है सीकर से। सीकर से वो जाती है झुंझुनू की तरफ, और झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। यहाँ पर है झुंझुनू और इधर है सीकर, और ये वाला भाग है झुंझुनू का, इसको दो भागों में बांटती है। किसको, झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। उसी प्रकार याद रखें, बनास नदी टोंक को दो भागों में बांटती है। तो ये झुंझुनू को दो भागों में बांटती है, कांतली नदी, घग्गर नदी हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती है। कांतली के बाद आती है काकने, काकने नदी जैसलमेर में। कहाँ पर, जैसलमेर में। काकने नदी केवल जैसलमेर ज़िले में बहती है। उसके बाद हमने बात की साबी नदी की। साबी नदी जयपुर, साबी नदी, साबी नदी यहाँ लिख लेते हैं अपन, काकने, काकने नदी जयपुर में, साबी नदी। इसके बाद रूपनगढ़, रूपनगढ़ अजमेर, रूपारेल, रूपारेल अलवर, रूपारेल, रूपारेल नदी अलवर भरतपुर में जाती है, ठीक है। ये अजमेर में है रूपनगढ़। इसके अलावा रूपारेल हो गई, और मेंथा नदी, मेंथा नदी भी कहाँ से निकलती है, जयपुर से। मेंथा, रूपनगढ़। तो घग्गर नदी जो है ये हनुमानगढ़ और गंगानगर। कांतली नदी झुंझुनू से, सीकर से झुंझुनू की तरफ जाती है। साबी नदी सेवर की पहाड़ियाँ मतलब जयपुर से है। रूपारेल जो है अलवर भरतपुर, रूपनगढ़ अजमेर, मेंथा जयपुर, और काकने नदी जो जैसलमेर में है। तो एकमात्र इधर पाई जाने वाली मुख्य नदी जो है अंतः प्रवाह की है, जैसलमेर की है। घग्गर नदी, कांतली, साबी, रूपारेल, रूपनगढ़ और मेंथा। तो इस तरह से ये नदियाँ इन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
इनको और अच्छे से अपन डीपली पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम घग्गर नदी की। अंतःप्रवाही नदियों में सबसे बड़ी घग्गर नदी, घग्गर नदी। घग्गर नदी जो है ये, इसके कई नाम हैं, उपनाम जो है घग्गर नदी के उपनाम सबसे पहले अपन देखते हैं। एक तो है दृश्यवती, दृश्यवती इसे कहते हैं, इसे कहते हैं मृत नदी, मृत नदी, इसे कहते हैं लेटी हुई नदी, लेटी हुई नदी। प्राचीन सरस्वती भी इसे कहते हैं, प्राचीन सरस्वती। तो ये इसके प्रमुख नाम हैं। घग्गर नदी के प्रमुख नाम हैं दृश्यवती, मृत नदी, लेटी हुई नदी या प्राचीन सरस्वती। इसके अलावा इसे कहा जाता है राजस्थान का शोक, राजस्थान का शोक, ठीक है, राजस्थान का शोक नाम से भी जाना जाता है। घग्गर नदी जो है ये राजस्थान में बहने वाली, यदि ऐसा पूछा जाए कि राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी अंतःप्रवाही नदी कौन सी है, घग्गर नदी। जबकि पूछा जाए पूर्णतः राजस्थान में कौन सी है, तो कांतली नदी। तो घग्गर नदी जो है इसका उपनाम है दृश्यवती, मृत नदी, लेटी हुई नदी, प्राचीन सरस्वती। इसे कहा जाता है राजस्थान का शोक। इसके अलावा जो इसका उद्गम है, इसका उद्गम जो है वो है हिमाचल प्रदेश। कहाँ से, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियाँ, कौन सी, शिवालिक पहाड़ियों से, शिवालिक पहाड़ियाँ। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं कालका मंदिर के पास, कालका मंदिर के पास से ये निकलती है, कालका मंदिर के पास से ये निकलती है। इसके बाद ये कहाँ जाती है, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, इन राज्यों में से होकर आती है। इसके बाद ये राजस्थान में हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले से, कहाँ से, हनुमानगढ़ जिले से, हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है टिब्बी तहसील। कौन सी तहसील, टिब्बी तहसील से, टिब्बी तहसील, तलवाड़ा गांव। एक तलवाड़ा गांव बांसवाड़ा में है, वो तहसील है, ये तलवाड़ा गांव है, ठीक है। पहले आप इसको उतार लीजिए। घग्गर नदी जो इसका उपनाम है दृश्यवती, इसे मृत नदी भी कहा जाता है, इसे लेटी हुई नदी भी कहते हैं, प्राचीन सरस्वती भी कहते हैं। इसके अलावा इसे राजस्थान का शोक भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जब पानी बढ़ जाता है तो हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़ क्षेत्र में फैल जाता है, तो इसे राजस्थान का शोक भी कहते हैं। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश से है, शिवालिक पहाड़ियों से, शिवालिक पहाड़ियों में कालका मंदिर के पास से। फिर ये पंजाब, हरियाणा होते राजस्थान आती है। राजस्थान में हनुमानगढ़ ज़िले में टिब्बी तहसील है, वहाँ पर तलवाड़ा गांव है, वहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। यहाँ पर तलवाड़ा झील बनी हुई है, क्या बनी हुई है, तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील जो राजस्थान की सबसे निम्न ऊंचाई पर बनी हुई झील है, निम्न ऊंचाई पर, निम्न ऊंचाई वाली झील है। जबकि सर्वाधिक ऊंचाई वाली है नक्की झील। कौन सी, नक्की झील, और वो है माउंट आबू सिरोही में, ठीक है। तो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से आती है। वहीं पर तलवाड़ा झील है, निम्न ऊंचाई वाली, सबसे ऊंचाई वाली कौन सी झील है, नक्की झील। इसके बाद हम देखते हैं घग्गर नदी का पानी यदि बढ़ जाता है तो गंगानगर क्षेत्र में चल जाता है। तो वहाँ गंगानगर में जो मैदान है वो क्या कहलाते हैं, पाट। गंगानगर घग्गर क्षेत्र वो क्या कहलाता है, पाट, उसे बोलते हैं पाट। और हनुमानगढ़ में इसकी विभिन्न छोटी छोटी शाखाएं निकाल कर पानी की आपूर्ति की जाती है, उसे कहा जाता है नाली। नाली कहाँ बोला जाता है, हनुमानगढ़ में, ठीक है। और इसका पानी जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो पाकिस्तान में कौन सी जगह तक चला जाता है, फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास जो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। और वहाँ इसे घग्गर नहीं कहा जाता है, वहाँ कहा जाता है इसे हकरा। इसका नाम क्या है वहाँ पर, हकरा नदी, हकरा नदी।
तो राजस्थान में हनुमानगढ़ ज़िले में टिब्बी तहसील से ये तलवाड़ा गांव में जाती है। वहाँ तलवाड़ा झील भरी हुई निम्न ऊंचाई वाली, नक्की झील सबसे अधिक ऊंचाई पर राजस्थान में है। गंगानगर घग्गर क्षेत्र जो है वो पाट कहलाता है, और नाली क्षेत्र हनुमानगढ़ में नाली कहलाता है। ठीक है, ये फोर्ट अब्बास तक जाती है पाकिस्तान में, यदि पानी बढ़ जाता है तो। और वहाँ क्या कहलाती है? हकरा नदी। क्या बोलते हैं इसे? हकरा नदी। तो ये हो गया अपना घग्गर नदी। इसके बाद है कांतली नदी। इसके बाद वाली नदी है कांतली नदी। ये कांतली नदी है, ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः कौन सी? कांतली नदी। कांतली नदी, कांतली नदी जो है ये सबसे पहले ये याद रखें आप, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी अंतःप्रवाही नदी, सबसे बड़ी अंतःप्रवाही नदी। अंतःप्रवाही क्या? जिसका समाप्ति स्थल पता ना हो, अंतःप्रवाही नदी। यदि पूछा जाए पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी तो बनास नदी, लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी अंतःप्रवाही नदी कौन सी है? ये कांतली नदी। कांतली नदी के आसपास का क्षेत्र वो कहलाता है, वो किस सभ्यता के पास का है? गणेश्वर सभ्यता। इसके आसपास का क्षेत्र गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, और ये गणेश्वर सभ्यता है ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। इसको आप याद रखें, ये ताम्रयुगीन सभ्यता की क्या है? जननी है। कांतली नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी या सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी है, सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी है। इसके पास में गणेश्वर सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी से बोला जाता है गणेश्वर सभ्यता को। इसके अलावा झुंझुनू को दो भागों में बांटती है, झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। किसको? झुंझुनू को दो भागों में बांटती है कांतली नदी। इसके अलावा इसका जो उद्गम है वो है खंडेला की पहाड़ियों से, खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर में। कहाँ पर है? सीकर में। वहाँ से कहाँ जाती है? झुंझुनू में। झुंझुनू को दो भागों में बांटती है और वहाँ पर क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। सीकर और झुंझुनू में बहती है कांतली नदी, और इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो कहलाता है तोरावाटी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? तोरावाटी प्रदेश। प्रदेश तो कौन सा है? तोरावाटी प्रदेश। सभ्यता कौन सी इसके आसपास? गणेश्वर सभ्यता, जिसे बोला जाता है ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी बोला जाता है। झुंझुनू को दो भागों में कौन सी बांटती है? कांतली नदी बांटती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी है। इसके अलावा ये कहाँ से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से निकलती है। तो ये हो गई कांतली नदी। इसके बाद हम पढ़ते हैं तीसरी नदी, वो है काकनेई। काकनेई, काकनेई नदी या मसूरदी नदी, मसूरदी नदी, इसके दो नाम हैं, काकनेई नदी या मसूरदी नदी। कौन से ज़िले में है? जैसलमेर ज़िले में। जैसलमेर में ही स्टार्ट, वहीं पे ख़त्म। कौन सी? काकनेई नदी या मसूरदी नदी। इसके बारे में एक तो क्या याद रखना अपने को? अंतः प्रवाह वाली सबसे छोटी नदी, अंतः प्रवाह वाली सबसे छोटी नदी, सबसे छोटी नदी। साथ में क्या याद रखना है? बुज झील का निर्माण करती है। जैसलमेर में कौन सी झील? बुज झील का निर्माण करती है। कौन सी नदी? काकनेई नदी या मसूरदी नदी। बस ये यहाँ रखना है। काकनेई नदी, इसका अन्य नाम है मसूरदी नदी। किस ज़िले में है? जैसलमेर में है।
अंतः प्रवाह वाली सबसे छोटी नदी, ये इंपॉर्टेंट आता है इसमें से। अंतः प्रवाह की राजस्थान की सबसे छोटी नदी है काकनी नदी, 17 किलोमीटर में से किलोमीटर इन अंतः प्रवाह में पूछे नहीं जाते क्योंकि इनका समाप्ति स्थल तो निश्चित है नहीं, फिर भी याद रखें 17 किलोमीटर। काकनी नदी, इसका नाम मसूरदी नदी, बुज झील का, किस झील का निर्माण करती है? जैसलमेर के उत्तर पश्चिम में एक बुज झील है, वहाँ जाकर गिर जाती है और वहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो कौन सी नदी हो गई? काकनी नदी या फिर मसूरदी नदी। अगली नदी है साबी नदी। पहले साबी को देख लेते हैं। साबी नदी, साबी नदी जो है सेवर की पहाड़ियों से, कहाँ सर? कहाँ से? सेवर की पहाड़ियों से, सेवर की पहाड़ियाँ, और ये कहाँ पर है? जयपुर में। पहले तो यहाँ पे ये ध्यान रखें, साबी नदी सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है। इसके पास में है जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा, ध्यान रखें जोधपुरा सभ्यता किस ज़िले में है? जयपुर में, जोधपुर में नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। जोधपुर सभ्यता जयपुर में है और किस नदी के पास में है? साबी नदी के पास में है। तीसरा पॉइंट जो है, ये जो साबी नदी है ये एकमात्र नदी है जो उत्तर की तरफ जाती है, उत्तर की ओर जाती है। उत्तर की ओर कहाँ जाती है? राजस्थान से बाहर हरियाणा के गुड़गांव, हरियाणा के गुड़गांव में एकमात्र नदी जो उल्टा जा रही है। हरियाणा के गुड़गांव में नफसगढ़ में, नफसगढ़ झील है, नफसगढ़ झील में जाकर गिर जाती है। ठीक है। साबी नदी जो है ये सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है, जोधपुरा सभ्यता इसके पास में है, उत्तर की ओर जाती है, हरियाणा के गुड़गांव के पास में नफसगढ़ झील में जाकर गिर जाती है। कौन सी नदी? साबी नदी। इसके बाद जो है वो है रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी है? रूपनगढ़। रूपनगढ़ जो है वो निकलती है किशनगढ़ की पहाड़ियाँ, किशनगढ़ की पहाड़ियाँ, और कहाँ से? अजमेर से। किशनगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? अजमेर में, वहाँ से ये रूपनगढ़ नदी निकलती है, रूपनगढ़ नदी। इसमें ध्यान रखना है ये दक्षिण की ओर से, किधर? दक्षिण की ओर से सांबर में गिरती है। ध्यान रखें इस पॉइंट को, एग्जाम में आया हुआ है। उत्तर की तरफ से कौन सी गिरती है वो आगे पढ़ेंगे, मेहनता। एग्जाम में वो आया था उत्तर की तरफ से कौन सी गिरती है, तो वहाँ मेहनता सही था। अगर पूछा जाए दक्षिण की ओर से सांबर में गिरती है, वो कौन सी नदी है? रूपनगढ़ नदी। किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है रूपनगढ़ नदी, दक्षिण की ओर सांबर में गिरती है। ठीक है। इसके बाद है रूपारेल, रूपारेल नदी। रूपारेल नदी अलवर से, अलवर में भी कहाँ? उदयनाथ की पहाड़ियाँ, उदयनाथ की पहाड़ियाँ, और इस पर कौन सा बांध है? सीकरी बांध, सीकरी बांध। तो रूपारेल नदी अलवर और भरतपुर में जाती है, अलवर के बाद भरतपुर में लुप्त हो जाती है। भरतपुर, अलवर से फिर जाती है भरतपुर में, ज़्यादा पानी हो तो यमुना नदी में चली जाती है, वैसे अलवर में जाकर भरतपुर में ख़त्म हो जाती है रूपारेल नदी, रूपनगढ़ नदी। एक बची है मेनथा नदी, मेनथा नदी मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ। कौन सी? मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, वहाँ से निकलती है। मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर में है। ठीक है। मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? जयपुर में है। और ये उत्तर की ओर से, किधर? उत्तर की ओर से सांबर में गिरती है। उत्तर की ओर से किस में गिरती है? सांबर झील में। किधर से गिरती है? उत्तर की ओर से सांबर झील में गिरती है। और इसके पास में है लूणवा जैन तीर्थ। तो मेनथा नदी जो है ये आती है उत्तर से सांबर झील में, जबकि रूपारेल अजमेर से जाती है, इसीलिए किससे? दक्षिण से जाती है। रूपनगढ़, रूपनगढ़ दक्षिण से जाती है, सांबर में गिरती है, और मेनथा ऊपर से आती है और ये कहाँ गिरती है? सांबर में। तो ये थी अंतःप्रवाही की कुछ नदियाँ। अगला पॉइंट अपन अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।